आफ्टरनून। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स को इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स को या जीरो स्पिन पार्टिकल्स को हम लोगों ने बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से डील करना था। उसको हम लोग पिछले यानी कल ही उसको डिस्कस कर चुके थे। चाहे वो बोसॉन्स हों और चाहे आज डिस्कस होने वाले फर्मियाइंस हों, जो हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं, चूँकि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, उससे ही हम उनका स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। फर्मी डिराक के द्वारा दी हुई जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें ऐसे ही पार्टिकल्स जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम डील करते हैं, तो उनको हम लोग फर्मियाइंस कहते हैं। एक पॉइंट जरूर उसमें छूट गया था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, चूँकि ये सारे पार्टिकल्स अनऑब्जर्वेबल हैं। ड्यूअल नेचर तो होता ही है। वेव फंक्शन हम कंसीडर करते हैं उसको डील करने के लिए। तो जो बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब ये जो दूसरे वाले पार्टिकल्स बचे हैं जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल हाफ इंटीग्रल वाले पार्टिकल्स हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ जो वेव फंक्शन हम कंसीडर करेंगे वो कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। जबकि बोसॉन्स में सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंसीडर होगा। ये ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव में कोई थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में दिक्कत ना। ये पार्टिकल्स इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, जैसा कि बोसॉन्स भी हैं। बोसॉन्स में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता है, लेकिन फर्मियाइंस के लिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब इनकी सीधे सीधे पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। मैं इसका पढ़ के बेसिक बता दे रहा हूँ। दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ हाफ इंटीग्रल स्पिन दैट हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ कंसिडरेशंस हैं, हमने स्टार्टिंग से बताए हैं कि पार्टिकल्स को हम लेवल्स में बांटेंगे या सेल्स में बांटेंगे। तो सेल 1 में या लेवल 1 में पार्टिकल्स की संख्या n1, सेल 2 में पार्टिकल की संख्या n2, इसी तरीके से ith में ni पार्टिकल्स। ठीक है। उसके बाद हर लेवल उनके सब लेवल्स में बटा होगा, जिसको डिजेनरेसी भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वेट भी कहते हैं, और उनकी संख्याओं को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर ith सेल या ith लेवल की बात है तो उससे जुड़ा हुआ जो डिनोट कर रहे हैं हम उसको स्टैटिस्टिकल वेट को या डिजेनरेसी को, वो हम GI से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेल 1 है तो उसके लिए हम G1 कहेंगे, सेल 2 के लिए G2 कहेंगे। तो ये
आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम सिर्फ रीड करें तो स्टोरी की तरह सुन लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n indistinguishable particles. Let these particles be divided into quantum groups or labels such that there are n1, n2, ni number of particles in groups whose approximate constant energies are energies। ये बता चुके हैं कि इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे उनके पास एनर्जी एप्सिलॉन 1 होगी, इनके पास एप्सिलॉन 2 होगी, एप्सिलॉन i होगी। ये हम लोग इनिशियल से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में भी यही फॉलो करते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंडीशंस हमने शुरुआत में ही आपको बता दी थी कि लास्ट तक हमको फॉलो करनी होगी, ठीक है। इनको कांस्टेंट्स के रूप में भी माना जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी हम लोगों ने। अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लेट GI डिनोट द डिजेनरेसी, GI डिनोट्स द डिजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट और विद इन ब्रैकेट लिखा नंबर ऑफ सब लेवल्स ऑफ ith लेवल। नाउ द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स द कंडीशंस आर, जैसे कोसाइन टी में कुछ कंडीशंस थी, उनको रीड करता हूँ और सिंपली उसको समराइज करूँगा। पहली बात, द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर so that there is no distinction between the different ways in which Ni particles are chosen। ये पॉइंट बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोगों ने कंसीडर किया। सेकेंड पॉइंट इज ये डिफरेंट है, the particles obey Pauli exclusion principle according to which each sub level or cell may contain 0 or 1 particle। या तो वो खाली रहेगा या फिर एक पार्टिकल उसमें भरा जाएगा इनिशियली। आप कहते हैं एक एक करके भरा जाएगा। देन ऑब्वियसली GI मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Ni। GI की वैल्यू Ni से ज़्यादा होगी या इक्वल टू होगी। भाई हमने बताया था कि खाली पड़ी रहे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, रूम बना के डाल दो, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा नंबर हो सकती है GI। ये चीज़ ध्यान रखना है भाई। लेवल के सब लेवल हैं, ये सब लेवल की संख्या तो बढ़ी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन डिफरेंट क्वांटम ग्रुप्स टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस इतने मतलब पॉइंट्स थे। अब हम लोग बांटना शुरू करते हैं। अब नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Ni पार्टिकल्स, मैंने कहा था कि हम सिर्फ ith को कंसीडर करते हैं और बाद में हम उसी को जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। Ni पार्टिकल्स हमें GI में बांटना है, ठीक है। GI में बांटना है, वो बाद में हम लोग समराइज करेंगे। तो सिंस ड्यू टू एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो सेल कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1 पार्टिकल। किसी भी सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं भरा जाएगा, मतलब आ गया, एक एक ही जाएगा। दूसरी बात, देयरफॉर अमंग GI सेल्स ओनली Ni सेल्स आर ऑक्यूपाइड। GI का नंबर बड़ा होता है, पता है, Ni की तुलना में। तो कितनी भरी हुई होंगी Ni, खाली कितनी होंगी, उसमें खाली कितनी बची होंगी। बड़ी संख्या कौन सी है, GI। तो खाली जो बची होगी वो GI माइनस Ni। आर यू क्लियर? अगर एक पॉइंट क्लियर हो गया उसके बाद इसमें और कुछ ज़्यादा सीखने को रह नहीं जाता। आप ith सेल या ith लेवल को कंसीडर कर रहे हैं, उसकी GI सब सेल से एक एक करके भरा जाना है। GI की संख्या ज़्यादा होगी, ये भी हमने आपको बता दिया। ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ज़्यादा होने की जो चांस है उसको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं।
तो ऑक्यूपाइड हो गई Ni, ये ऑक्यूपाइड। जब हमने भरा तो Ni को तो सबको जगह मिलनी है, जितने बाराती आएंगे सबको रुकने की जगह जरूर देनी है। और लेकिन बड़े लोगों की बारात है, ये डबल ट्रिपल स्टेयर वाला चक्कर नहीं है, एक ही एक भरा जाएगा, ठीक है, ठाट से रहिए, है ना। तो Ni जो है सबको मिल गया रहने की जगह। अब जो चूंकि व्यवस्था बड़ी कर दी, पता नहीं वो बारात बड़ी आ जाती तो कुछ खाली बच गया, तो खाली बची हुई कितनी है, वो Gi माइनस Ni, यही तो हो गई। तो अब ये इतनी बात आपने समझ लिया कि Gi माइनस Ni कितनी है, एम्प्टी, ऑक्यूपाइड, ये एम्प्टी हमने समझ लिया। ये हमने समझाने की कोशिश करी है, इससे ज़्यादा आप समझने की जरूरत नहीं है आपको। The possible number of such a distribution is given by factorial Gi। इससे दिया जाएगा भाई Gi को भरने का, भाई हम किसको कहाँ बैठाना है तो उसके परम्यूटेशन, भाई Gi कमरे में इन्हीं का तो परम्यूटेशन बनाएंगे, तो फैक्टोरियल Gi कितना करोगे, फैक्टोरियल Gi। अब उसमें Ni को हमने बांटा है तो फैक्टोरियल Ni होगा, जो एम्प्टी है वो Gi माइनस Ni फैक्टोरियल होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका निकल के आया, अपने आप पढ़ लीजिए, हमने समझा दिया है, वो आएगा फैक्टोरियल Gi अपॉन फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi माइनस Ni, बस काम आपका हो गया। ये बेसिक स्टेप फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का। आप केवल इतना समझ लीजिए, देयर आर N particles, we are allotting Ni particles in ith label, there are sub labels, you can denote it as Gi। Gi naturally be larger than Ni, may be empty or may be occupied। अब ऑक्यूपाइड की संख्या कितनी है, जितने पार्टिकल्स हैं Ni। अनऑक्यूपाइड या एम्प्टी कितनी है, जो बच गई Ni Gi माइनस Ni। तो अब उनको जो हमें उनको रखना है, उनका जो खाली वाले में हम इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं, भाई इसमें नहीं इसमें रुकिए, इसमें नहीं इसमें रुकिए, कौन सी खाली होगी ये तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी होती है। तो कितने तरीकों से खाली और भरे का हिसाब किताब हम चलाएंगे, वो फैक्टोरियल Gi माइनस Ni होगा। अब Ni पार्टिकल्स हालांकि डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, कौन सा कहाँ जाता है, फिर भी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए Ni फैक्टोरियल बेस कहेंगे, ठीक है ना। तो टोटल जो ग्रॉस होता है वो ऊपर आता है, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती है उसके भरने की। अब हमने 1 के लिए कहा, हम 1 के लिए भी कह सकते हैं, 2 के लिए भी कह सकते हैं, 3 के भी लिए कह सकते हैं। तो हम कई बार मल्टीप्लाई करने के बजाय हम वही पाई का चिन्ह लगा के जो प्रोबेबिलिटी है हम लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे G लिख दिया है, जरूरी नहीं कि W से रिप्रेजेंट किया जाए, इन्होंने बुक में G से किया तो मैंने भी G से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। G इक्वल टू पाई और ये I है, ये आपका इक्वेशन बेसिक आ गया। ये फर्मी और डिराक के अकॉर्डिंग है, हमने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, हमने उनके करे हुए को जो समझा वो हम आपको समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसको सबने स्वीकार किया है, जब से उन्होंने ये थ्योरी दी है, ये स्टैटिस्टिक्स दी है, तो आपको भी स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी सब सक्सेसफुल।
आपने ये देख लिया। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे। फिर इन्होंने कहा इन अकॉर्डेंस विद द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, कभी पढ़ा आपने पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी of states, the probability W of the system for occurring with the specific distribution is proportional to the total number of eigen states। ये eigen states थी, उनके proportionality की बात करेंगे तो इसी को हम लिख रहे हैं W इक्वल टू हो जाएगा यही पाई I फैक्टोरियल GI अपॉन फैक्टोरियल NI इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल इंटू ए कांस्टेंट। जो जिस प्रोबेबिलिटी को आप हमेशा कंसीडर कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनलिटी में दिया W पे ही नोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग W इक्वल टू लॉग पाई I GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल इंटू कांस्टेंट। और ये हो जाएगा सिग्मा के साथ लिखेंगे क्योंकि अभी तो पाई चल रहा है, अब ये प्लस माइनस में हो जाता है जब लॉग लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा, हमने इकट्ठा भाग लगा दिया, लॉग फैक्टोरियल GI आएगा माइनस लॉग NI फैक्टोरियल आएगा माइनस लॉग GI माइनस NI आएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जो भी इक्वेशन नंबर आती है आ रही है। अब आप क्या करेंगे, बड़ी नंबर है सीधे फैक्टोरियल निकालेंगे नहीं, हम स्टिरलिंग्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टिरलिंग्स फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लॉग फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n होता है। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा ये हो जाएगा GI log GI माइनस तीनों को हम लिख लेते हैं NI log NI इसमें n log n माइनस n होता तो माइनस GI भी लिख देते, इसमें माइनस NI लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह है तो यही लिख देते हैं, और प्लस GI माइनस NI log GI माइनस NI प्लस माइनस लगा हुआ है GI माइनस NI माइनस आएगा और प्लस कॉस। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें ये वाली चीजें जो है ये कट जाएंगी कि माइनस माइनस प्लस और माइनस होके सब खत्म हो जाएंगे। तो अब ये थोड़े से टर्म्स खत्म हो जाएंगे, इनको आप खुद करके देख सकते हो, डेरिवेशन भी आप प्रैक्टिस करना चाहिए बने। फाइनली आपका जो निकला वो ये निकला, ये समेशन NI माइनस GI log GI माइनस NI प्लस GI log GI माइनस NI log NI ये। अब एक बात और अपने दिमाग में बैठा ले, क्या दिमाग में बैठानी है कि कहते हैं कि
ईश्वर ने आपको सब सुविधाएं दे दी हैं, वो फिक्स्ड है, वो बदलती नहीं है, नियम भी नहीं बदलते। ठीक है, तो जीआई जो सब लेवल्स हैं ये कांस्टेंट आप कंसीडर करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जरूर कांस्टेंट है, बट दे आर मूविंग विद इन द सिस्टम, दे कैन बी वेरीड। तो जो डेल्टा एन है वो वेरिएबल आप ले लेंगे, और डेल्टा जी को आप वेरिएबल नहीं लेंगे, उसको कांस्टेंट की तरह लेंगे। तो अब आप जो है इसका जो आपने लॉग डब्ल्यू लिख रखा है, अब इसमें आप वेरिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरिएशन। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे लगाएंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां वेरिएशन लगाएंगे तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। किसका? इस वाले टर्म का खेल खत्म हो जाएगा जहां वेरिएशन, इसको कांस्टेंट की तरह ले लेंगे। जो कांस्टेंट बाद में लिखा है उसमें भी वेरिएशन नहीं होगा। अब इन दो टर्म्स में वेरिएशन लेंगे, उसमें जहां भी जीआई लिखा हुआ है उसको वेरिएशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एनआई से लेना देना है। तो जो स्टेप नेक्स्ट आएगा तो डेल्टा लॉग डब्ल्यू का जो आएगा, डेल्टा लॉग डब्ल्यू है वो सिंपली आ जाएगा सिग्मा आई लॉग जीआई माइनस एनआई। इसके साथ डेल्टा एनआई तो आएगा, लेकिन हम ब्रैकेट के बाहर लिखने जा रहे हैं, तो हमने लिखा नहीं है, माइनस लॉग एनआई और ब्रैकेट के बाहर हमें डेल्टा एनआई, क्योंकि आप जब ये करोगे, ठीक है ना, तो इसमें जो डेल्टा एनआई आप करोगे, क्योंकि जी के साथ तो वेरिएशन है नहीं, इसी तरीके से इसमें करोगे, उसका भी हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, एनआई को हमने डेल्टा एनआई के रूप में लिख दिया, क्योंकि वेरिएशन लगा दिया है। तो अब इसका आपका एक ये स्टेप आ गया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा आई लॉग एनआई अपॉन जीआई माइनस एनआई। दिख रहा है? साफ नहीं हुआ है? जीआई माइनस एनआई इनटू डेल्टा, ये डेल्टा लॉग डब्ल्यू आया। ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हम लोग बिल्कुल फाइनली पहुंच रहे हैं। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन W इक्वल टू W मैक्सिमम होगा, यानी डेल्टा लॉग W मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसी को हमने ये माइनस लगा, ध्यान रखिएगा, ये माइनस को हमने प्लस करके ऊपर लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0। और इसमें माइनस भी हम गायब कर सकते हैं, माइनस की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, राइट। अब इसमें क्या करोगे आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, जिनके पास बिना बुक के, ये तो हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है, सेमी फाइनल स्टेप। अब इसमें जैसा कि आप पहले भी करते रहे, जो दो कंस्ट्रेंट्स होते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट वाला और दूसरा टोटल एनर्जी कांस्टेंट वाला, तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स वाली दो इक्वेशन लिखेंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे सीधे मैं जोड़े ले रहा हूँ। इसी में कहाँ गया स्टेप? मैंने असली वाला मिटा दिया और वो वाले जो है बने हुए हैं, तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये जो हमारे सामने स्टेप आया इक्वल टू 0 करने के बाद, उसी में हम दो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, डेल्टा आई इक्वल टू 0 और डेल्टा ई इक्वल टू 0, यानी एप्सिलॉन आई एन आई, डेल्टा एन आई इक्वल टू 0 वाला जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा आई लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई प्लस एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये फाइनल स्थिति है
as the variations of delta ni are independent of each other। भाई वो अंदर अंदर की बात है, मामला कि इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको हमें जीरो करना ही पड़ेगा, इसको जीरो हम ले नहीं सकते। ये मोशन होती है, मूव करते रहते हैं डिफरेंट सब लेवल्स में। ऐसा तो नहीं है कि जाके सो गए चारपाई पे, पार्टी में गए, मेल मिलाप तो चलेगा, बातें भी होंगी, खाना भी खाएंगे, है ना, प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए हम डेल्टा एन को जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम किसको जीरो करेंगे, इसको लॉग एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई प्लस एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू जीरो। अब साइड चेंज कर दो और लॉग हटा दो, एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई इक्वल टू e टू द पावर माइनस एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ये हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझने में। स्टेप को हमने लॉग लिख के हटा दिया, ये चीज आई होगी माइनस साइन के साथ। तो हमने जैसे ही लॉग हटाया यहाँ e की पावर में लिख दिया, एक स्टेप कम लिखा है, किसी को दिक्कत? तो ये इक्वेशन आ गई, लेकिन अब ये सॉल्व करने में अच्छी नहीं लग रही है। जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई कर देते हैं। तो अब ये करेंगे तो क्या होगा, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू e टू द पावर प्लस एल्फा प्लस बीटा माइनस का प्लस। अब जी आई अपॉन एन आई आएगा माइनस वन आएगा, तो जी आई अपॉन एन आई माइनस वन इक्वल टू e टू द पावर एल्फा प्लस बीटा और जी आई अपॉन एन आई इक्वल टू e टू द पावर एल्फा प्लस बीटा प्लस। इससे अब क्या आएगा, एन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर गया, ये नीचे आ जाएगा। तो जी आई अपॉन e टू द पावर एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, यही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। क्या कोई गलत लिखा है? प्लस वन, ठीक है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्थिति में डेल्टा लॉग ओमेगा को जीरो किया, तो ये बात लिखे बिना काम पूरा नहीं होगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स अमॉन्ग वेरियस एनर्जी लेवल्स फॉर ए सिस्टम ओबिंग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है फर्मी डिराक के हिसाब से, जो ऊपर सबसे पहले शुरुआत में, वही फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने लेवल्स और सब लेवल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और बीच में जो हमने किया वो मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट आया वो ये इक्वेशन आई है, यह फॉर्मूला आया है। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओबिंग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, देयरफॉर नोन एज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसलिए इसको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से भी जाना। यहीं पे आपका ये खत्म हुआ। इसको मैं समराइज करूं या समराइज करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल सी बात है, जिसको आप डिफिकल्ट मान के चलते हैं, ये आपकी मर्जी है, डिफिकल्ट मानते हैं, आपकी मर्जी है, उसको सिंपल मान लें, आपकी योग्यता पे निर्भर करता है। आप इस वर्ल्ड में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अदृश्य,
स्वयं अदृश्य है, आपका जो आत्म तत्व है वो अदृश्य है। आपका शरीर है वो तो कुछ है ही नहीं, पदार्थ का है, वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और जो पार्टिकल्स हैं उस शरीर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आप जानते हो एटम पे ही पहुंचोगे। एटम अपने आप में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, आपकी ही बॉडी नहीं, रेस्ट ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज मेड बाय unobservable particles. You can call a composite particle as atom, which contains a nucleus which is very very tiny in the size. You can detect only with the help of detectors, particle detectors. You cannot see atom as a whole as well. In the process of detection, a large number of particles, we found that some particles have integral spin, some particles have half integral spins. Lot of particles have been detected till now. Since the number of particles are very large, we are interested in studying these unobservable particles. We have to make statistics to study them. Fermi and Dirac jointly assumed the statistics as you have studied. बड़ी संख्या है, बनी रहने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि हम डिफरेंट सेल्स या एनर्जी लेवल्स में बांटेंगे जरूर। हमने उनको असाइन भी कर दिया, 1 से लेके n तक सेल्स फैली हुई है। सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक समान नहीं होती, देयर इज ए डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस। हमारे लेवल पे तो बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन उसके हिसाब से डिफरेंस है। तो हमने नोटेशन दिए, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन i, एप्सिलॉन n, डिफरेंट सेल्स में हैं रहने वाले पार्टिकल्स। तो उनकी एनर्जीज हमने एज्यूम कर ली, उनकी संख्या एज्यूम कर ली, और वो कैसे बांटना है, सब लेवल्स की संख्या भी हमने भी फर्मी डिराक कंसीडर करी, और वी फॉलो फर्मी एंड डिराक थ्योरी। तो जैसा आप कहते हैं फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, आप फर्मी डिराक को फॉलो करिए और इसकी इतनी बात मान लीजिए, आपका टॉपिक समझ में आ जाएगा। और जो इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं, उनके लिए जो बोस और आइंस्टीन ने, आप ये बताइए, आप अपने आप को कमजोर समझते हो क्या? जब बोस जो है ओरिजिनल लेवल में प्रपोज कर सकते हैं, जिसको आइंस्टीन एप्रिशिएट करके मिलके उसमें करेक्शन करके थ्योरी सबके सामने रख सकते हैं, तो आप उनके द्वारा दी हुई स्टैटिस्टिक्स को क्या समझने में क्यों दिक्कत महसूस करेंगे? You have to strictly understand the theory as given by Bose and Einstein. और आप उनको अच्छे फॉलोवर हो, तो आगे चल के प्रकृति में अनंत रहस्य फैले हुए हैं, एक साइंटिस्ट बन के कुछ अपनी भी थ्योरी देने की कोशिश करना, ठीक है? इसके बाद आप तीनों
स्टैटिस्टिक्स की समरी बनाइए कि एन आई इक्वल टू क्या होता है, जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई आपने लिखा, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टीन में क्या है, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1 है। फर्मी डिराक में एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई +1 है। यू कैन कंपेयर, इन्हीं पे सब क्वेश्चंस बनते हैं। हमने वेव फंक्शन की बात क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में नहीं करी, लेकिन यहाँ पे करी गई, तो वेव फंक्शन लेना पड़ेगा। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में सिमेट्रिक वेव फंक्शन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये बातें याद रखनी है, उनके रिलेशन करने हैं। बहुत डेप्थ में कॉम्पिटिशन्स में, जैम में, नेट में, गेट में आते हैं ये क्वेश्चंस, एन आई माइनस जी आई वगैरह वाले कॉन्सेप्ट। मैं यहीं पर बात ख़त्म करता हूँ और आप उसको करिए। इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं